राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद और पंकज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी को लेकर अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत किसानों, वकीलों के चैम्बर और मौजूदा उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। साथियों, आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के ऊपर अपना निर्णय किया है। आज एक स्पेशल प्रपोजल जो किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख रॉयट विक्टिम्स के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर को मिलने वाली सब्सिडी और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किया है। 1984 के सिख विक्टिम्स, रॉयट विक्टिम्स के लिए, वकीलों के लिए ये एक बड़ा हमारा फैसला है। जो एक दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, जैसा अभी पंकज जी ने आपको बताया कि एक दुष्प्रचार ऑटो के बारे में किया जा रहा था, उन माननीय मंत्री जी ने उसकी स्पष्टता की। आज दिल्ली सरकार के इस कैबिनेट के फैसले से सब्सिडी, इन 4 कैटेगरीज की सब्सिडी जारी रखने के फैसले से इस दुष्प्रचार का भी अंत होता है। आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए, स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज इस तरह का कुछ न कुछ झूठ चलाते रहेंगे, मगर दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करते हुए वक्त के साथ इन सब झूठों को निरस्त कर देगी। आपके समक्ष आज के कैबिनेट के फैसले से ये स्पष्टता होती। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह विरोध नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के विरोध में था। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित कार्यवाही बताया। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है, कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कहीं ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोमवार 14 अप्रैल 2025 को पहला डॉक्टर अंबेडकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन भव्य रूप से किया गया। यह आयोजन भीम हॉल, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपद नई दिल्ली में शाम 6 बजे प्रारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत 5 बजे हाई टी से हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथि के आगमन पर
डॉक्टर BR अम्बेडकर को औपचारिक श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आकाश पाली ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद अतिथि का औपचारिक अभिनंदन किया गया। यह व्याख्यान सामाजिक न्याय के आदर्शों और डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास रहा। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और छात्रों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। 25th of November 1949, one of the most important speeches was delivered by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly, that every student of constitutional law must read through thoroughly. He refers to the history of the drafting committee, then to the criticism by one of the members, whom I would not like to name, who said that drafting committee was nothing but a drifting committee. Dr. Ambedkar said that he takes it as a compliment, though he knew that it was not a compliment. He said that drifting with mastery and with an aim is like a compliment. Then there was certain criticism by the socialists who wanted the fundamental rights to be absolute and without restrictions. Dr. Ambedkar answered this criticism by stating that socialists, if they come to power, would like to nationalize all the properties of the private individuals, and if they don't come to power, they want to have an absolute right to speak anything against the government. He criticized the communists, saying that if the communist ideology is accepted, the very concept of liberty, equality and fraternity that we want to achieve would be thrown away in the dustbin. Dr. Ambedkar was a great man. Responding to the rich compliments he was showered with, he humbly stated that he could not take the entire credit, and that the credit goes firstly to B.N. Rao, the constitutional advisor who prepared the rough draft, and then to Dr. S.N. Mukherjee, who was the chief draftsman of the constitution, and then to two of his most eminent colleagues, Sir Alladi Krishnasamy Iyer and Sir T.T. Krishnamachari. Dr. Ambedkar said that when he was initially made a member of the assembly, he was not aware that he would be there on the drafting committee. Because his sole aim was to enter the Constituent Assembly, was to protect the interests of the scheduled castes and the backward classes. He said that after coming into the drafting committee, he was not aware that he would be made its chairman. He said that the said office ought to have been adorned by another eminent constitutionalist, such as Alladi Krishnasamy Iyer. He said that he was surprised that he was made to chair the committee. He further said that all the amendments proposed, the answers and replies were given by the three of them, and therefore he said that whatever credit the Constituent Assembly was giving him, he was not only the person whom the credit should be given, and it belonged to the entire committee. As all of us know that some of the members who had stakes in the provincial governments and also who wanted the provincial governments to be stronger, criticized the stronger Indian government. Answering their criticism, Dr. Ambedkar stated, and I quote, "A serious complaint is made on the ground that there is too much of a centralization and that the states have been reduced to municipalities. It is clear that this view is not only an exaggeration, but is also founded on a misunderstanding of what exactly the Constitution contrives to do. As to the relationship between the centre and the states, it is necessary to bear in mind the fundamental principles on which it rests. भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जनपद आगरा में 30वें भीमनगरी महोत्सव के उद्घाटन एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने बताया कि यह 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आगरा की इस ऐतिहासिक भीम नगरी में आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और भीम नगरी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है। और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्ज्वल बनाने का राह दिखाया, बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात
बंगाली नववर्ष को पूरे पश्चिम बंगाल में पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को स्पोर्ट्स स्टार ACES पुरस्कार 2025 के तहत खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार सौंपा गया। इंडिगो ने 125 से अधिक दैनिक उड़ानों को टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पर स्थानांतरित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की एक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 5 मई 2025 तक के लिए टाल दी। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के कांग्रेस पार्टी के आरोप को खारिज कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नेशनल हेराल्ड मामले में वरिष्ठ पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद भाजपा ने केंद्र सरकार की निंदा की। महाराष्ट्र के नासिक में रात को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों पर एक अवैध दरगाह को हटाने गए लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 2022 में केरल के पलक्कड़ में RSS के नेता श्रीनिवासन की हत्या से जुड़े मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 17 सदस्यों को जमानत दिए जाने के खिलाफ दायर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। गुजरात के राजकोट शहर में स्थानीय नगर निगम की गति से जा रही एक बस ने यातायात सिग्नल पर कई वाहनों और पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रजौरी गार्डन में रविवार सुबह को हुई एक सनसनीखेज लूटपाट की घटना का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कर लिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक पीड़ित का पूर्व कर्मचारी है। लूट के दौरान छीनी गई स्कूटी और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। करीब सुबह 3:30 बजे एक कैफे मालिक जब अपनी स्कूटी से घर लौट रहा था तो राजा गार्डन फ्लाईओवर के पास 3 लोगों ने उसे रोक लिया। उसे बुरी तरह पीटकर उसकी स्कूटी, सोने की चैन और नकदी लूट ली गई। पीड़ित की शिकायत पर रजौरी गार्डन थाने में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ को जांच में लगाया गया। ACP अरविंद कुमार के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य की अगुवाई में और एक टीम ने मैनुअल और तकनीकी निगरानी के माध्यम से जांच शुरू की। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और हमलावरों को उसके लोकेशन की जानकारी दे रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ित और उसके पूर्व कर्मचारी तुषार के बीच वित्तीय लेन देन को लेकर विवाद था। DCP पश्चिम विचित्र वीर ने बताया कि 14 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी निहाल बिहार इलाके में मौजूद है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तुषार ने बताया कि उसने अपने दोस्त करण को जानकारी दी थी, जिसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए सवान, आशु और अरुण को साथ जोड़ा। सवान अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले की एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने नशीले पदार्थों की तस्करी और खपत पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। DCP पश्चिम विचित्रवीर IPS ने बताया कि 13 अप्रैल 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर एक अफ्रीकी नागरिक को विकासपुरी इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 53.65 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मैसो ऑगस्टिन ओबडोस जोसोफेट निवासी अनाम्ब्रे स्टेट नाइजीरिया उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि वह चंदन विहार दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा था। शुरुआत में उसने कपड़ों का छोटा सा व्यापार शुरू किया था, लेकिन 2024 में एक अन्य नाइजीरियाई नागरिक अडेबायो के संपर्क में आने के बाद वह ड्रग्स की तस्करी से जुड़ गया। आरोपी ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों जैसे विकासपुरी और तिलक नगर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति शुरू कर दी थी। ACP ऑपरेशंस अरविंद कुमार की निगरानी में गुप्त सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर राजेश मौर्य प्रभारी एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड पश्चिम जिला के नेतृत्व में SI चंद्रशेखर, SI राजेंद्र प्रसाद, HC गजानंद, HC दिनेश, HC अनिल और कांस्टेबल काशीराम की टीम गठित की गई। टीम ने तत्काल विकासपुरी के DDA पार्क के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। उसके पास प्लास्टिक पाउच में संदिग्ध पदार्थ मिला, जिसकी जांच में वह हेरोइन एम्फेटामिन MD पाई गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य साथियों के बारे में जांच कर रही है।
जयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस परेड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया और शौर्य, समर्पण व कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक राजस्थान पुलिस को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया और उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। भले ही वह अपराध रोकथाम हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात नियंत्रण हो या सामाजिक समरसता बनाए रखना हो, पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है। तपती गर्मी हो या सर्द रातें हो, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, यह समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे पुलिसकर्मी बंधु अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद करेगा और हम जितना संपर्क हमारा आम जन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन FIR और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आम लोगों के साथ अधिक सहानुभूति व सम्मान के साथ व्यवहार करें। समाज को भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपराधों की सूचना देने, नियमों का पालन करने, पुलिस के प्रयासों को सराहना करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी सरकार भी पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। आज इसी कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को कुछ दी जाने वाली सुविधाएं हेतु भी मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी मैं घोषणा करना मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मेस भत्ता भी 2,400 रुपए से बढ़ा करके 2,700 रुपए किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुश्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को
राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रीवास्तव को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना दी। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री साई ने कहा कि संजय श्रीवास्तव एक अनुभवी प्रशासक हैं और उनके अनुभव से खाद्य विभाग को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी के पदभार एवं अभिनंदन समारोह में सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम 2 दिन के बस्तर प्रवास पर थे और वहाँ भी कार्यक्रम में थोड़ा कटौती करके और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। गर्मी का दिन है, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा है और आज के इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उनके नए दायित्व के लिए। और श्री संजय श्रीवास्तव जी का एक लंबा अनुभव है और रायपुर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू किए हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री के रूप में वर्तमान में महामंत्री भी हैं। रायपुर नगर निगम में सभापति का भी दायित्व संभाले हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी दायित्व संभाले हैं और पिछले चुनाव के समय हमारे सरगुजा संभाग के उस संगठन के प्रभारी भी थे और अभी भी हैं। और आप सबको मालूम है कि उनके मार्गदर्शन में सरगुजा संभाग में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गया। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती। तो ऐसे कर्मठ अनुभवी श्री संजय श्रीवास्तव जी के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से हमारा खाद्य विभाग और ये जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम है, ये काम बहुत मजबूत होगा। श्री दयालदास जी बघेल हमारे खाद्य मंत्री हैं। अब दोनों मिलकर ये बड़ा पुण्य का भी काम है। अब इसको हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से और ज़्यादा कौन जानेंगे। अपने उद्बोधन में वो बता रहे थे और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में पहले भूखमरी होती थी और विशेषकर हमारे गांव में गरीब लोगों के यहाँ पहले खाने को कुछ होता नहीं था। कोदो कुटकी महुआ खाते थे, उसके बाद भी भूख से मरते भी थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भूख की चिंता की और एक सर्वोत्तम पीडीएस व्यवस्था जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय हुआ ऐसा उन्होंने दिया, जिसके कारण वो चारू वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। और आज ऐसा महत्वपूर्ण काम और पुण्य काम श्री संजय श्रीवास्तव जी संभालेंगे। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का, आप सबका, हमारे मंच में विराजमान हमारे सभी वरिष्ठों का आज की इस अवसर पर मैं फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम